26 अगस्त 2006 को ट्यूमल आर्कांसस के छोटे से शहर में 17 वर्षीय छात्रा कैसी क्राउडर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई जब वह अपने दोस्त के साथ रात बिताने के बाद घर लौट रही थी। तब तक कोई सुराग नहीं मिला जब तक कि FBI ने कैमरे की फुटेज का विश्लेषण करके मामले को अपने हाथ में नहीं ले लिया। वे इस रहस्य को उजागर करने में सक्षम थे कि 2006 में एक गर्म रविवार की शाम को केसी क्राउडर के साथ वास्तव में क्या हुआ था। 17 वर्षीय केसी अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ घूमने की तैयारी कर रही थी। वे हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहती थी और घर पर कभी भी शांत नहीं बैठ सकती थी। केसी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देती थी और अपने अधिकांश साथियों के विपरीत आत्मविश्वासी थी। उसे अपने छोटे भाइयों के साथ लड़ना और मजाक करना बहुत पसंद था। 26 अगस्त को केसी अपने सबसे अच्छे दोस्त ब्रायन के घर पर रात बिताने के लिए तैयार हो रही थी। मेलिंडा क्राउडर खुश थी कि उसकी बेटी अपना सारा खाली समय अपने प्रेमी के साथ नहीं बिता रही थी। माँ और बेटी के बीच रिश्ता बहुत करीबी था। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करने में कभी हिचकिचाते नहीं थे। उस शाम लगभग 8 बजे केसी ब्रायन के घर चले गई। अगली सुबह मेलिंडा सुबह 6:30 बजे उठी क्योंकि उसे आगे एक व्यस्त रविवार का सामना करना था। लेकिन कुछ देर बाद उसे अपनी 17 वर्षीय बेटी का फ़ोन आया। मेलिंडा हैरान थी कि केसी इतनी जल्दी फ़ोन कर रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि केसी ने बताया कि वह ड्यूमा शहर के पास रूट 65 पर थी और उसकी गैस खत्म हो गई है। ड्यूमा एक छोटा सा शहर था जो उसके घर से लगभग 40 मील की दूरी पर था और उसके प्रेमी एडम के घर के पास था। उस रात केसी का असली गंतव्य ड्यूमा था, ना कि उसके दोस्त का घर, क्योंकि केसी नहीं चाहती थी कि उसके पिता को पता चले कि उसने अपने प्रेमी के साथ रात बिताई है। इसलिए मॉर्निंग से पहले वह अपने पिता की नाइट शिफ्ट से वापस आने से पहले एडम के घर से लौट आई। जब कैसी की गैस खत्म हुई वह स्थानीय अस्पताल के पास थी। उसकी मां ने उसे सुझाव दिया वो वहां जाकर हेल्प मांगे और खुद गैस लाने की पेशकश भी की, लेकिन कैसी ने अपनी अलग योजना बनाई थी। उसने पास में गैस स्टेशन था और कैसी ने अपनी मां को आश्वासन दिया कि उसके पास पर्याप्त पैसे हैं और वे इसे अपने आप संभाल सकती हैं। उसने अपनी मां को यह बताने के लिए फ़ोन किया कि वह कहाँ है और उसे देर क्यों हुई। मेलिंडा शुरू में थोड़ी चिंतित नहीं थी, लेकिन कैसी उस प्रकार की लड़की के रूप में जानी जाती थी जो किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकती थी। कॉल के 2 घंटे बाद मेलिंडा ने कैसी को फिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कॉल सीधे वॉइस मेल पर चली गई, यह मानते हुए कि उसकी बेटी परेशान हो सकती है क्योंकि वह मदद करने नहीं आई थी। मेलिंडा ने माफ़ी के साथ वॉइस मेल छोड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मेलिंडा ने दोपहर के आसपास फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। वे किसी भी मिनट घर लौटने वाली थी। मेरे दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं था कि उसके साथ वास्तव में कुछ हो सकता है। शाम होने पर भी 17 वर्षीय केसी का कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन मेलिंडा को उम्मीद थी कि केसी जल्द ही वापस आ जाएगी। लेकिन दोपहर तक जब वो नहीं लौटी तो मेलिंडा घबरा गई। उसने अपने पति मार्टिन को फ़ोन किया और बताया कि केसी बहुत लंबे समय से संपर्क से बाहर है। बिना किसी देरी के परिवार ने ड्यूमा के लिए प्रस्थान किया। लिंडा अपनी लापता नाबालिग बेटे के बारे में सोचकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। केसी क्राउडर के माता पिता रात के करीब 1 बजे ड्यूमा पहुँचे। उन्होंने देखा कि शहर सो गया है। उन्होंने स्थानीय अस्पताल के पास अपनी कार देखी, लेकिन केसी कहीं नहीं दिखी। वे इस विचार से घबरा गए कि उनकी कार केसी के बिना वहाँ है। मार्टिन ने तुरंत 911 पर डायल करके अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की सूचना दी। पहला अधिकारी कुछ ही मिनटों में पहुँच गया और शुरू में ही यह पुष्टि करने पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या केसी गैस स्टेशन पर पहुँच गई थी। जैसी कि उम्मीद था, गैस स्टेशन केवल आधा मील की दूरी पर था। सभी कर्मचारियों से पूछताछ करने के बावजूद उनमें से किसी ने भी कैसी को नहीं देखा था। किसी भी निगरानी कैमरे पर उसका कोई संकेत नहीं था। इस बीच मार्टिन अपने बेटे की देखभाल करने के लिए घर वापस चले गए
और मेलिंडा ने ड्यूमल में एक होटल चेक इन किया। इसके बाद FBI एजेंट घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय अधिकारियों ने कैसी के विवरण से मेल खाने वाले किसी भी व्यक्ति की जांच के लिए अस्पतालों और जेलों से संपर्क किया। FBI एजेंट ने उस क्षेत्र की सावधानीपूर्वक तलाशी ली जहां कार मिली थी। सार्जेंट डेली ने ऐसे मामले में पहले 24 घंटे के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि इस समय के दौरान पीड़ित या अपराधी तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण सबूत मिलने की सबसे अधिक संभावना है। 28 अगस्त को आर्काnsas राज्य के पुलिस अधिकारियों ने गहन तलाशी ली। केसी क्राउडर के मामले में सुराग के लिए उन्होंने लापता लड़की की तस्वीरें दिखाई और संभावित गवाहों से पूछताछ की, लेकिन कोई सटीक सुराग या सबूत नहीं मिला। इस बीच FBI एजेंटों ने CCTV कैमरे की तलाश की जो कैसी के लिए एक सुराग प्रदान कर सकते थे। वह बस हवा में गायब नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि उसके लापता होने से संबंधित कोई सबूत CCTV पर कैद हो गए होंगे। जासूसों ने ड्यूमल के पूरे जिले की छानबीन की और पहला कैमरा गैस स्टेशन से 100 गज की दूरी पर स्थित मैकडॉनल्ड में पाया गया। संभावना थी कैसी नाश्ता करने के लिए वहां रुकी थी। सभी कैमरों ने केवल रेस्टोरेंट के अंदरूनी हिस्से को कैद किया था, जिसमें काउंटर पर लक्षित एक कैमरा भी शामिल था जहां ग्राहक अपना ऑर्डर देते थे। इतनी जल्दी सुबह 6:30 बजे रेस्टोरेंट में शांति थी। लगभग कैसी की उम्र की एक लड़की ऑर्डर देने के लिए काउंटर पर आती हुई दिखाई देती है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से वह नहीं थी जो वह चाहती थी। सुबह से दोपहर तक की सारी फुटेज देखने के बाद भी एजेंट केसी क्राउडर को नहीं देख पाए थे। लापता लड़की की कार के पास अगला स्थान स्थानीय अस्पताल था, जहां जासूसों को सौभाग्य मिला कि उस स्थान पर एक नया CCTV सिस्टम लगा हुआ था। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने अस्पताल में ही सभी संभावित रिकॉर्डिंग की समीक्षा शुरू कर दी। इमारत पर लगे कैमरे ने राजमार्ग को कवर किया। कार और गैस स्टेशन के बीच सड़क का एक ही हिस्सा यह दर्शाता है कि अगर लड़की गैस लेने गई होती तो कैमरा उसे कैद कर लेता। अधिकारियों ने सुबह 5:20 पर फुटेज की समीक्षा शुरू की। कैसी ने अपनी मां को फ़ोन किया क्योंकि उस समय बाहर अंधेरा था। रिकॉर्डिंग में केवल गुजरती कारों की हेडलाइट दिखाई दे रही थी, जिससे फुटपाथ पर चल रहे किसी भी व्यक्ति को देख पाना असंभव हो गया था। 6:40 पर आखिरकार सुबह हुई और नई चुनौतियों का खुलासा हुआ। कैमरा इमारत के प्रवेश द्वार पर लक्षित था और दुर्भाग्य से सड़क को मुश्किल से कैद कर पाया। हालांकि सड़क का एक छोटा सा हिस्सा कैद हो पाया। एजेंटों को उम्मीद थी कि कैसी अपनी कार से पेट्रोल पंप की ओर जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन वह कभी नहीं दिखाई दी। एजेंटों ने तब निष्कर्ष निकाला कि कैसी रास्ते में किसी कार में बैठ गई होगी, जबकि FBI सभी संभावित वीडियो फुटेज की समीक्षा कर रही थी। आर्काnsas राज्य पुलिस ने अपना सारा ध्यान एडम पर केंद्रित किया, वह लड़का जिसके साथ कैसी ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध रात बिताई थी। सार्जेंट डेली ने कहा कि 75% गायब होने वाले लोग ऐसे लोग से जुड़े होते हैं जिन्हें पीड़ित जानता है, जिससे हर कोई संदिग्ध के करीब हो जाता है। जब एडम ने याद किया कि वह और कैसी उस रात एक पार्टी में गए थे और फिर अपने घर चले गए थे, रास्ते में भोजन के लिए स्थानीय फास्ट फूड जॉइंट सोनिक पर रुके थे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने बिस्तर पर जाने से पहले कुछ और समय एक साथ बिताया। लगभग 5 बजे एडम ने कैसी को पेट्रोल के लिए कुछ पैसे दिए। हालांकि बाद में पता चला कि एडम अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने कैसी को उस समय देखा था। उन्होंने बताया कि जब कैसी जा रही थी तो एडम अपने दोस्त जिमी और जेको के साथ मछली पकड़ने की योजना बना रहा था। इस जानकारी से पता चलता है कि एडम, जिमी और जे कैसी को जीवित देखने वाले आखिरी व्यक्ति थे। 17 वर्षीय छात्रा कैसी एक आकर्षक लड़की थी और यह स्पष्ट था कि उसने एडम के दोस्तों का ध्यान आकर्षित किया था। जासूसों ने इस संभावना पर विचार किया कि कैसी उस समय तीनों दोस्तों के मनोरंजन का साधन बन गई थी। FBI एजेंटों को एक फास्ट फूड सेंटर में एक और निगरानी कैमरा मिला जो कार से लगभग 400 गज की दूरी पर स्थित था। दुर्भाग्य से सड़क की ओर नहीं बल्कि पार्किंग स्थल की ओर था। हालांकि इससे सड़क के एक हिस्से को कैद कर लिया था, जो कि सौभाग्य की बात थी।
क्योंकि एडम और उसके दोस्त संदेह के घेरे में थे। अधिकारियों ने रिकॉर्डिंग की जांच शुरू की ताकि वो देख सकें कि क्या वे उनमें से किसी को पहचान सकते हैं। गहन समीक्षा के बाद एडम की हरी कार फुटेज में नहीं दिखी। फिर भी सुबह 7:04 बजे जिमी से मेल खाते हुए एक पिकअप ट्रक को देखा गया। जासूसों ने अनुमान लगाया कि एडम और उसके दोस्तों ने केसी को उठाया होगा और उसे कहीं ले गए होंगे या उससे भी बदतर उसे नुकसान पहुंचाया होगा। 3 लड़के मुख्य संदिग्ध बन गए और उन्हें तुरंत पूछताछ के लिए लाया गया। जे और जैमी ने इस पुष्टि की कि उन्होंने कैसी की कार को सुबह 7 बजे सड़क किनारे पार्क किया हुआ देखा था, लेकिन वो रुके नहीं, बल्कि वो सीधे एडम के घर चले गए और उसे सूचित किया। बाद में वो पेट्रोल स्टेशन गए यह देखने के लिए कैसी वहाँ पर है या नहीं। उसे नहीं पाकर वो वापस आ गए और 30 मिनट बाद वे वापस एडम के घर चले गए। जब एडम घर पहुंचा तो उसने उसे कैसी के बारे में बताया। जब एडम घर पहुंचा तो उसने कैसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल सीधे वॉइसमेल पर चली गई। उसके दोस्त ने कहा कि वे दिन भर मछली पकड़ने गए थे और पूरा दिन वहीं पर उन्होंने बिताया। हालांकि सबूतों के बिना पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। केसी के लापता होने पर एक नेशनल गार्ड अधिकारी ने एक भयावह खोज की। एक अज्ञात लड़की ड्यूमल के केंद्र से 40 मील दूर पाई गई है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया और जल्द ही पुष्टि हो गई कि वह 17 वर्षीय केसी क्राउडर का शव था। केसी का फ़ोन रिकॉर्ड के विश्लेषण से पता चला कि उसकी मां को फ़ोन करने के अलावा उसने जिमी को 4 बार संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन कोई अन्य सुराग नहीं मिलने पर FBI ने सोनिक से CCTV फुटेज की समीक्षा करने का फैसला किया। उनका मानना था कि अपराधी को केसी की कार में यात्रा करते हुए कैमरे में कैद किया गया होगा, जहां से उसका शव मिला है। वहां से गुजरने वाले हर वाहन की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद एजेंटों ने अंततः रूट 65 पर एक अलग कार देखी, जिसमें कुछ ही समय बाद 2 कारें और एक ट्रक वहां से गुजरे हुए दिखाई दिए। और सुबह 6:45 बजे एक सफ़ेद पिकअप ट्रक जिसके दरवाजे पर निशान थे केसी की दिशा में जाता हुआ दिखाई दिया। 3 मिनट बाद वह वापस मुड़ गया, जहां बाद में उसका शव मिला। वापस मुड़ने पर ड्राइवर तेजी से गाड़ी चलाते हुए दिखाई दिए। कार डीलर ने वाहन की पहचान 2000 के शुरुआती मॉडल शेवरले सिल्वरेडो के रूप में की थी, जबकि यह उस क्षेत्र में एक आम वाहन था। हालांकि वाहन को ढूंढना अभी चुनौतीपूर्ण था। संघीय ब्यूरो के लिए अगला कदम निगरानी कैमरों का उपयोग करके खोज को व्यापक बनाना था, ताकि वाई शेवरले द्वारा लिए गए मार्ग के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा सके, जो रूट 65 और 165 के चौराहे पर स्थित था। केसी की कार और उसके शव की खोज के स्थान के बीच एक डॉलर जनरल स्टोर स्थित था। एक कैमरे ने सुबह 6:45 पर सड़क के उस हिस्से को कैद किया जिस पर निशान लगे हुए थे। जब हमने इस जानकारी की तुलना की तो यह स्पष्ट हो गया कि पिकअप ट्रक चालक सुबह 6:42 बजे डॉलर मॉल से निकला है और 3 मिनट बाद वापस लौटा है। इसके बाद चालक ने रूट 65 पर मुड़कर एक जंगली इलाके की ओर रुख किया, जहां कैसी को पाया गया। जैसा कि डॉलर जनरल स्टोर के कैमरे एजेंटों ने देखा था, उन्हें यकीन था कि वाहन का चालक ही उनका संदिग्ध था। केसी के लापता होने के ठीक 1 सप्ताह बाद पुलिस अधिकारियों ने एक चेक पॉइंट स्थापित किया, जहां उसी दिन सुबह 6:30 पर वह कार मिली। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस सफ़ेद पिकअप ट्रक की वे तलाश कर रहे थे वह पुलिस के सामने रुका। उसका मालिक केनेथ ऑसबर्न था, जो एक स्थानीय निवासी है जो ड्यूमा में पला बड़ा है, और वह सुबह अपनी बेटी को काम पर ले जा रहा था। पता चला कि केनेथ हर रविवार को इस सड़क पर गाड़ी चलाता था और पिछला रविवार भी कोई अपवाद नहीं था। अधिकारियों ने यह भी पाया कि वह एक ट्रक चालक के रूप में काम करता था और उसकी पत्नी का निधन हो गया है और उसे 2 बच्चों को अकेला पालना पड़ा है। अगले दिन केनेथ ऑसबर्न को सुबह 4 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ऑसबर्न स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने केसी के भयावह मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की। जासूसों ने एक अजीबोगरीब विवरण देखा कि ऑसबर्न के हाथ गंभीर रूप से घायल थे।
जब इस बारे में पूछताछ की तो उसने तुरंत अपने कुत्ते को घावों के लिए जिम्मेदार ठहराया। ऑसबर्न ने विश्वास के साथ बताया कि पिछले रविवार को उसने अपनी बेटी होली को जगाया और नाश्ता किया और फिर अपने पिकअप ट्रक के साथ उसे नर्सिंग होम पर छोड़ने चला गया जहां पर वो काम करती है। उनका रास्ता उस स्थान से होकर गुजरा जहां केसी ने अपनी कार छोड़ी थी। इसके अलावा ऑसबर्न ने जांचकर्ताओं को आश्वासन दिया कि अपनी बेटी को छोड़ने के बाद वह तुरंत घर लौट आया। लेकिन जब जासूसों ने ऑसबर्न को सीसीटीवी कैमरा दिखाया जिसमें देखा कि वह अपने घर की दिशा के विपरीत उत्तर की ओर गाड़ी चला रहा है, ऑसबर्न ने शांति से समझाया कि उसे एहसास हुआ कि उसके पास सिगरेट नहीं है, इसलिए वो घर जाने से पहले कुछ खरीदने के लिए शहर लौट आया था। हालांकि पुलिस विभाग को पता लगा कि वह उस समय शहर के केवल 2 बार गुजरा है। इसके बावजूद ऑसबर्न मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करने पर अड़ा रहा, जबकि ऑसबर्न ने अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश भी की। जांचकर्ताओं ने उसके मोबाइल फ़ोन की गतिविधियों के रिकॉर्ड प्राप्त किए। उन्होंने पाया कि जिस समय कैसी गायब हुई उसका फ़ोन उस सेल टावर द्वारा पंजीकृत किया गया था जहां लड़की मिली थी, ना कि उसके घर के करीब मिला। इसलिए सिगरेट खरीदने के तुरंत बाद घर लौटने के उसके दावे की पुष्टि नहीं हो सकी। दुर्भाग्य से ये सबूत आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं थे और ऑसबर्न को रिहा करना पड़ा। ऑसबर्न की संभावित संलिप्तता की खबर पूरे शहर में फैल गई, जिसके कारण ऑसबर्न की बेटी के एक सहकर्मी ने पुलिस से संपर्क किया। उसने बताया कि कैसे वह हर दिन अपने पड़ोसी को हाथ हिलाती थी और वह हमेशा हाथ उसको हिलाता था। हालांकि रविवार 27 अगस्त को जब उसने उसे हाथ हिलाया तो उसने उसे अनदेखा कर दिया, जो असामान्य था क्योंकि उसने हमेशा उससे पहचान लिया था। स्थिति की खासियत यह थी कि कार में एक लड़की थी जो खिड़की से टिकी हुई थी। शुरू में गवाह ने सोचा कि यह उसकी बेटी थी, लेकिन नर्सिंग होम पहुंचने पर उसने पाया कि होली पहले से ही वहां पर मौजूद थी। ऑसबर्न के कैसी के लापता होने की संभावित संबंध के बारे में जानने पर गवाह ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी कार में यात्री संभवतः बेहोश था। और यह कैसी था? यह इस पर संकेत बिल्कुल वही थे जिनकी एफबीआई को अंततः मामले को बंद करने के लिए ज़रूरत थी। एफबीआई ने अनुमान लगाया कि घर लौटते समय ऑसबर्न ने सड़क पर एक युवती को चलते हुए देखा। उसने उसे रोका और उसे मदद की पेशकश की। उसका उल्लेख करते हुए उसके पास एक खाली गैस कैन था और वह उसे निकटतम गैस स्टेशन तक लिफ्ट दे सकता था ताकि उसे भरवा सके। ऑसबर्न वास्तव में मददगार दिखाई दिया, इसलिए महिला ने उस पर विश्वास किया और उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गई। हालांकि गैस स्टेशन की ओर जाने की बजाय ऑसबर्न ने उसे पार किया और रूट 65 पर चला गया। उस समय कैसी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने मांग करना शुरू कर दिया कि वो कार रोके और वो बाहर कूदने की धमकी दी। आखिरकार ऑसबर्न ने उसे मारा जिससे वो बेहोश हो गई। केसी क्राउडर पर यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं था, लेकिन तथ्य यह था कि उसका अंडरवेयर फटा हुआ था। यह सुझाव देता है कि ऑसबर्न उसे इस इरादे से जंगल में ले गया था। वहाँ उसने उसे नियंत्रित करने के लिए टाई से बांधा, लेकिन वो दूर चला गया और केसी का दम घुटने लगा, जबकि वह सिर्फ 17 साल की थी। केसी ने तब तक संघर्ष किया जब तक प्लास्टिक की टाई ने अपना काम पूरा नहीं कर दिया। 2006 में केनेथ ऑसबर्न को 46 वर्ष की उम्र में 40 साल की सज़ा सुनाई गई। 2014 में उसने अपील दायर की, जिससे उन्हें 2025 में पेरोल मिल सकती थी। मुझे उम्मीद है कि वह मरने तक जेल में रहेंगे, क्योंकि मुझे डर है कि वह किसी और को भी चोट पहुंचाएंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस दर्द से गुजरे। केसी के परिवार ने जो दर्द सहा है उसकी कल्पना करना असंभव है। ऑसबर्न ने हमारे जीवन से सुंदरता और उसके पिता और भाई से शांति छीन ली थी, जिसे कभी नहीं भरा जा सकता था और हमेशा एक दर्दनाक छेद रहेगा जो उन्होंने अनुभव किया है। वे किसी भी माता पिता के लिए सबसे बुरा सपना है। क्राउडर परिवार उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलेगा जिसने उनके जीवन को नरक बना दिया, लेकिन उन्हें यह विश्वास करने में सांत्वना मिलती है कि उनकी बेटी अब एक बेहतर जगह पर है।